नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साकेत मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत ही ज़्यादा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट्स चॉइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के आगे के टॉपिक्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी कि जो गति के समीकरण होते हैं वो हमने देखे थे। ठीक है, फिर जो हमने लॉज देखे थे, ठीक है, और हमने देखा था फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो में, एज वेल एज साथ ही साथ हमारा पॉलिटी और हिस्ट्री के रिगार्डिंग भी कोर्स चल रहा है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिए और मैथ्स के भी वीडियोस बहुत ही जल्दी आपको मिलने लगेंगे। तो चलिए बिना देरी स्टार्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। उससे पहले बस एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करने के लिए आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप सब्सक्राइब करें सो दैट आपको कंटेंट टाइम पे मिले, और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आता तो। चलो, तो आज हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। आज हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया है वो है फ्रिक्शन। तो यार फ्रिक्शन से आपको ना एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जब भी मैं बात करता हूँ फ्रिक्शन किसको कहते हैं। तो हमने फोर्स की बात करी थी कल। फोर्स के बहुत सारे टाइप होते हैं जिसमें से एक टाइप होता है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो फ्रिक्शन को हम हिंदी में कहते हैं भाई मेरे घर्षण। क्या कहते हैं? घर्षण। ठीक है, फ्रिक्शन इज नोन एज घर्षण। घर्षण होता क्या है? तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि घर्षण वह विरोधी बल होता है जो दो सतहों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ये आपेक्षिक गति का मतलब क्या होता है वो तो बताएंगे, बट सबसे पहले एक समझो कि इसकी जो प्रकृति होती है, मतलब जो फ्रिक्शन की प्रकृति होती है वो अपोज करने की होती है, यानी कि विरोध करने की होती है। ठीक है, तो अगर दो सतह हैं यहाँ पे, ठीक है, सपोज अगर मैं चल रहा हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ, ठीक है, कोई पर्सन वॉक कर रहा है, ये किसी पर्सन का शू है, और यहाँ पे क्या है? ये रोड है। ठीक है, ये रोड है, तो इसके और इसके बीच में एक अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा, मतलब ये जो फ्रिक्शन बल रहेगा ये इसको रोकेगा आगे चलने से, और ये जरूरी भी है। क्यों ये जरूरी है अभी आगे हम देखेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन बल कहते हैं। घर्षण वह बल है, वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली अपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि घर्षण के नियम क्या होते हैं। कोई भी चीज होती है उसके कुछ ना कुछ नियम कानून होते हैं, तो वैसे ही घर्षण के भी कुछ नियम कानून होते हैं जो कि कई बार क्वेश्चंस, एमसीक्यूज या फिर नॉर्मल चीजों में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला क्या है? घर्षण बल जो होता है वो वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। भाई अगर साथ साथ काम करेगा तो विरोध कर ही नहीं पाएगा। मान लो ये भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, जो घर्षण बल लग रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये तो विरोध कर ही नहीं पाएगा ना। तो अगर एक डायरेक्शन ही है तो घर्षण का जो बल का डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सेकंड फिर क्या है? घर्षण बल जो होता है वो संपर्क में स्थित सतहों, ये तत्वों नहीं है, ये सतहों है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक होगी आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। तो घर्षण बल जो होता है वो संपर्क में स्थित सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब अब देखो यहाँ पे मान लो कोई स्मूथ सरफेस है, ठीक है, कोई चिकनी है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक चिकनी है, तो इनके बीच में घर्षण बल थोड़ा सा कम होगा। अब यहाँ पे एक सतह है जो यहाँ पे थोड़ा सा खुरदरा है और इसका ऊपर वाला पार्ट भी थोड़ा सा खुरदरा है, तो इनके बीच में जो है घर्षण बल ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, रगड़ ज्यादा खाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, रबिंग ज्यादा होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं घर्षण बल किस पे निर्भर नहीं करता है। तो घर्षण बल जो होता है ना वो संपर्क में स्थित तत्वों, अगेन यहाँ पे सतहों है, ठीक है, सतहों, इग्नोर कीजिएगा टाइपिंग मिस्टेक। तो जो घर्षण बल होता है वो हमारा संपर्क में स्थित सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। किस में निर्भर करता है? प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर पे निर्भर करता है। तो जो नेचर होगा सतहों का उस पर निर्भर करेगा, बट जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, उस पर निर्भर नहीं करेगा। फिर बात करते हैं जो लोटिनी घर्षण होता है उसका मान होता है वो चलने वाले घर्षण बल से कम होता है। लोटिनी घर्षण का मतलब क्या होता है? लोटिनी एक तरीके से समझ लो रोलिंग या फिर एक फिसलने वाला घर्षण। मान लो अगर ये मैं हूँ, ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं चल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो फ्रिक्शन बल काम कर रहा होगा, और सपोज एक बॉल है, बॉल क्या कर रहा है? रोल करते हुए जा रहा है, बॉल रोल करते हुए जा रहा है, तो अब इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन बल काम करेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो कम होगा कंपैरेटिवली किसके? जब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा अगर मैं चलूँ तो थोड़ा सा मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन बॉल को अगर मैं स्विंग करा दूँ, जस्ट एक रोल करा दूँ, जैसे बॉलिंग होती है या फिर नॉर्मल कोई भी बॉल है या फिर कोई रोलर टाइप की चीज़ है, तो वो अपने आप सिलेंड्रिकल टाइप की चीज़ है, तो वो अपने आप गोल गोल घूमते हुए चली जाएगी, सिलेंडर टाइप। ठीक है, मार्कर पेन हो गया, ठीक है, पेंसिल हो गया, तो ये गोल घूमते हुए चले जाएंगे। फिर हमारा लास्ट चीज़ आती है कि जो घर्षण बल होता है ना, घर्षण बल जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है? तो घर्षण बल हमेशा आपको याद रखना है, घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किसके? जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, अभिलंब होता है, अभिलंब को हम नॉर्मल कहते हैं, इसके क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये आपको याद रखने हैं, फैक्चुअल चीजें। ठीक है, बाद में हम फिर से एक बार डिटेल में भी देखेंगे। तो घर्षण बल के लाभ, चलो अब घर्षण, हमने हमेशा पढ़ा है कि जो चीज अपोज करती है, जो चीज अपोजिट होती है,
वो कभी हमारे काम की नहीं होती है। बट घर्षण बल अपोज तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ना इसके कुछ फायदे भी होते हैं। क्या बात है, चलो फायदे हैं, चलो अब देखते हैं। तो घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर क्या कर पाते हैं, पृथ्वी की सतह पर चलते हैं। भाई अगर घर्षण बल नहीं होगा तो हम बहुत ही ज्यादा फिसलेंगे और हमें ग्रिप नहीं मिल पाएगी चलने के लिए, ठीक है। जो गाड़ियों के ब्रेक होते हैं तो वो भी किसके कारण कार्य करते हैं, घर्षण बल के कारण ही काम करते हैं। बर्फ पर कम घर्षण के कारण ही जो उत्तरी ध्रुव यानी कि जो नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव की बात कर रहे हैं, जो नॉर्थ पोल होता है वहां पर बिना पहियों वाली गाड़ी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पे घर्षण कम होता है ड्यू टू आइस, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो स्कीइंग करते हैं लोग, तो इस टाइप की दो चीजें होती है, ठीक है, और इनके ऊपर एक गाड़ी टाइप की बनी होती है, तो इससे ही यहाँ पे बैठने वाला इंसान रहता है तो वो स्लाइड करके इसको आगे बढ़ा देता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। भाई देखो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। कुछ बेनिफिट है तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे। अब नुकसान क्या होता है घर्षण के, समझना। घर्षण बल जो होता है ना, उसके कारण ही ऊर्जा का जो एक भाग होता है उसका क्या हो जाता है, ये हाथ नहीं है हास हो जाता है। हास मतलब उसका नुकसान हो जाता है। मतलब देखो अगर मैं क्या कर रहा हूँ मेरी एनर्जी है 100, ठीक है, ये मैं हूँ, और ये मैं किसी रोड पे चल रहा हूँ, ठीक है, ये मैं किसी रोड पे चल रहा हूँ, तो मेरी एनर्जी का कुछ पार्ट जो होगा वो ड्यू टू फ्रिक्शन एक ऐसी चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक ऐसी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका मुझे कोई फायदा ही नहीं मिलने वाला। तो ये चीज आपको याद रखनी है, समझना है। घर्षण से ही मशीन में क्या होती है, टूट फूट होती है। अगर ज्यादा फ्रिक्शन भी हो गया, जैसे अगर ज्यादा फ्रिक्शन हो जाए तो हमारे जूते, हमारे गाड़ी के टायर, हमारी कुछ ऐसी चीज है, पैर वैर, चप्पलें हमारी जल्दी घिस जाएंगी। वैसे ही मशीन में भी होता है कि अगर ज़्यादा फ्रिक्शन भी आ गया ना ज़रूरत से ज़्यादा, तो क्या हो जाता है, टूट फूट हो जाती है। ग्रिपिंग तो अच्छी मिलेगी बट ज़्यादा ग्रिप भी हमें नहीं चाहिए, नहीं तो टूट फूट हो जाएगी। घर्षण बल के कारण ही गाड़ियों के जो बैग होता है वो एक निश्चित मार्ग से अधिक नहीं हो सकता, मतलब एक निश्चित पॉइंट से अधिक नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ये तीन चीजें थी जहां पे हमें नुकसान पड़े, गाड़ियों के बैग निश्चित मार्ग से अधिक नहीं हो सकता। फिर हम बात करते हैं घर्षण को कम करने की क्या विधियां होती हैं। ये एग्जाम में ऑप्शनल रूप में कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको जस्ट एक बार पढ़ना है इसको। स्नेहक का प्रयोग करके, स्नेहक क्या होता है, तो स्नेहक मतलब कोई भी एक ग्रीस टाइप की चीज का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, जिससे चिकनाहट थोड़ी सी मिले, ठीक है। बॉल बियरिंग का प्रयोग हम कर सकते हैं। इस टाइप की एक रोलिंग होती है यहाँ बीच में, और यहाँ पे छर्रे लगे होते हैं, बॉल बियरिंग लगी होती है। तो ये फैन हो गया हमारा, साइकिल वाली गाड़ियों वगैरह, रोलिंग कोई भी चीज़ जो होती है रोटेशन वाली, उसमें यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। गत्यात्मक घर्षण के स्थान पर लोटनिक घर्षण का प्रयोग कर सकते हैं। तो वही मतलब अगर मतलब हमें कोई चीज़ भेजना है, सपोज करो मान लो मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि मुझे बॉक्स को किसी स्लाइड पे ढकेलना है, मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा काम। बट सपोज करो अगर आपने एयरपोर्ट वगैरह रेलवे स्टेशन पे देखा होंगे, वैसे रोलर टाइप के लगे होते हैं, या फिर बॉल के माध्यम से एक स्फेरिकल ब्लॉक है, और इनके बीच पे जब मुझे क्या करना होता है, एक डिब्बे को खिसकाना होता है, तो अब मैं आसानी से इस डिब्बे को आगे खिसका सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब ये लोटनिक घर्षण है, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। साबुन के घोल का प्रयोग करके और पाउडर का प्रयोग करके, तो ये कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू हम घर्षण को कम कर सकते हैं। फिर बात आती है कि प्रकृति में कार्यरत, ये तो हमने एक बल पढ़ा, एक टाइप का बल पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ अलग अलग टाइप के बलों के बारे में, कि बल भी बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग चीज को, ठीक है। जैसे मोबाइल भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो कभी हम उसको स्मार्टफोन बोल देते हैं, कभी कीपैड, कभी एंड्रॉइड, ऐसे ही। तो अभी हम बात करने वाले हैं गुरुत्वीय बल के बारे में, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला देख रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको हम कहते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं एफ जी से, हम इसको डिनोट करते हैं, या फिर आप एफ जी भी लिख सकते हो, बट यूजुअली आपको एफ कैपिटल जी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। क्या है व्युत्क्रम वर्ग का नियम, अभी समझेंगे, बट अभी आप सिर्फ इतना याद रखो किस नियम का पालन करता है, तो ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। यह सदैव क्या होता है, आकर्षण बल होता है, यानी कि ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, ना कि रिपल्सिव होता है। प्रतिकर्षण नहीं होता, रिपल्सिव मतलब प्रतिकर्षण। यह कैसा बल होता है, केंद्रीय तथा संरक्षी, ठीक है, रिजर्विंग और सेंट्रल, ये ज्यादा वर्क करता है, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि गुरुत्व के कारण जो बल या त्वरण उत्पन्न होता है, बल नहीं कहेंगे, गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, गुरुत्व मतलब क्या जी, इसके कारण जो गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, एक्सेलरेशन, उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है कि पृथ्वी जो तल है हमारा, अगर पृथ्वी तल से नीचे या कहाँ पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो जी का मान क्या होता है, घटता है। ये जी मतलब हम स्मॉल जी की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर जाने पे जी का मान क्या होता है, घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। और पृथ्वी का
किसी भी वस्तु का भार जो होता है वो पृथ्वी के केंद्र पे 0 होता है, लेकिन द्रव्यमान नियत होता है। द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। द्रव्यमान का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, और भार मतलब होता है, वेट मतलब होता है, ये मास हो गया, ठीक है, कि पदार्थ की मात्रा कितनी भरी हुई है। और वेट मतलब हमारा हो जाता है कि किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ है, ये पृथ्वी पे है, ठीक है, ये मैं हूँ, ये पृथ्वी पे है, तो पृथ्वी जो अपोजिट फोर्स लगाएगी ना, उसको हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। द्रव्यमान हर जगह पे एक रहता है, लेकिन भार हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। अगर मेरा मास 40 kg है तो मेरा हर जगह मास 40 kg होगा, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, बट मेरा वेट अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। जैसे हमने सुना हुआ है कि जो हमारा वो होता है, चांद होता है, उसका उस पर वेट 1/6 होता है पृथ्वी पे, ठीक है। आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि ये जो g होता है, इसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, तो ये होता है Fg इक्वल्स टू GMM अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। g का मान ध्रुव पर महत्तम होता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है g का मान, तो g का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ध्रुवों पे, यानी कि पोल्स पे होता है। अगर ये पृथ्वी हमारी, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाएगा, साउथ पोल, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। और विषुवत रेखा, यानी कि ये जो विषुवत रेखा होती है ना, यहाँ पे सबसे कम होता है। तो न्यूनतम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा पोल्स पे, ध्रुवों पे देखने को मिलेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पे जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति क्या होगी, जैसे जैसे कम होगी, पृथ्वी की घूर्णन गति कम होगी तो जी का मान बढ़ेगा, और ज़्यादा होगी तो जी का मान कम हो जाएगा, या वाइस वर्सा काम करते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमना बंद कर दे तो ध्रुव के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर, ध्रुवों के अतिरिक्त मतलब इस स्थान और इस स्थान को छोड़ के हर जगह जो जी का मान है वहां पे वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो अधिकतम होता है, ठीक है। और विषुवत रेखा पर सर्वाधिक तथा जो हमारे ग्रह है वहां पे सबसे कम होगी। तो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होगी, जो ग्रह हैं वहां पे सबसे कम होगी। तो ये आपको पॉइंट्स थे जो कुछ याद रखने थे। और भी कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, जैसे जी की वैल्यू जो होती है, स्मॉल जी की गुरुत्वीय त्वरण की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का मात्रक होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं, यूनिट होती है। और जो हमारा जी होता है, तो जी का मान होता है 6.67 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम है अपॉन में, तो इसको ऊपर लेके आएंगे किलोग्राम, तो पावर माइनस में हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब ये किस तरीके से आया, तो ये आप समझना थोड़ा सा, ये किस तरीके से वर्क करता है। सपोज ये एफ जी इक्वल्स टू GMM अपॉन आर स्क्वायर है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं आर को इधर भेज दूँ, एफ जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में कहाँ चला जाएगा, ये m इंटू एम इक्वल्स टू कैपिटल जी। एफ का वैल्यू क्या होती है, मतलब न्यूटन होता है बल का मात्रक, आर स्क्वायर, आर मतलब दूरी की बात चल रही है, तो ये हो जाएगा मीटर और उसका स्क्वायर, अपॉन ये मास है तो अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करना ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना। फिर बात करते हैं आगे अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं हम विद्युत चुंबकीय बल के बारे में। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, तो ये जो बल होता है ना, ये गुरुत्वीय बलों की अपेक्षा बहुत अधिक प्रबल होते हैं। अब ये क्या होता है ये भी अभी हम पढ़ेंगे। ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का युद्ध नहीं है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, ठीक है। अब हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि ये जो होते हैं, ये वाले जो बल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ कौन से बल होते हैं, ये हमेशा आकर्षी बल होते हैं, ये हमेशा आकर्षण बल होता है। बट अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय बल की, तो ये आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी क्या अधिक होती है, परास अधिक होती है कंपैरेटिवली उनके, ठीक है। वो क्षीण बल होते हैं। यह बल प्रोटोनों के लिए गुरुत्व बल से 10⁻36 गुना अधिक प्रबल, और क्षीण बलों से मतलब जो वीक फोर्सेस होते हैं, क्षीण बलों से 10⁻11 गुना अधिक प्रबल होते हैं। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऊपर के 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं कार्य, शक्ति और ऊर्जा क्या होते हैं। तो कार्य बराबर वर्क होता है। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन अगर हो जाए तो उसको कार्य कहते हैं। मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया होगा। देखो, काम का मतलब क्या होता है, अगर हम नॉर्मल डेज में वर्क की बात करें, तो अगर हम बैठे, ठीक है, बैठे बैठे हम सो रहे हैं तब भी हम कुछ काम कर रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं तब भी हम कुछ काम कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ बैठे हैं तब भी काम कर रहे हैं, अगर हम थिंक कर रहे हैं तब भी कुछ काम कर रहे हैं, अगर हम लेटे हैं, ठीक है, अगर हम जस्ट ले डाउन करके लेटे हैं तो तब भी हम कुछ काम कर रहे हैं। बट साइंस में काम का मतलब कुछ और होता है। साइंस में काम का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आपका वर्क भी नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये मैं हूँ मान लो, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक चट्टान या एक पत्थर टाइप का इसको धकेल रहा हूँ, तो काम तो मैंने बहुत किया, बट अनटिल अनलेस यहाँ पे जब तक क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन नहीं होगा, मेरा काम नहीं माना जाएगा। तो वही चीज़ होती है कि जो वर्क हमारा होता है वो हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों ही सदिश राशियाँ, तभी इसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। ऐसा पद्धति में जो वर्क का मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जूल होता है, ठीक है, जूल से इसको हम दर्शाते हैं। फिर बात करते हैं शक्ति, शक्ति कौन कहते हैं, सामर्थ्य या पावर कहते हैं। तो कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता जो होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। सपोज मैं 1 घंटे में 4 कुर्सियां बनाता हूँ, या 1 घंटे में मैं 5 किलोमीटर दौड़ के आ जाता हूँ, तो वो मेरी शक्ति है, ठीक है, कार्य करने की दर में उस हिसाब से कर रहा हूँ। बट जो मेरी कार्य करने की क्षमता की मैं दौड़ कितना सकता हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, वो मेरी शक्ति है, और मैं दौड़ कितना सकता हूँ वो मेरी क्या है, कार्य करने की क्षमता। तो दौड़ रहा हूँ और दौड़ सकता हूँ, तो दोनों में अलग अलग चीज़ है। ये क्या है, एक अदिश राशि है, जो हमारी ऊर्जा है वो